Hello everyone, hope you are doing well. Now we have already learned about the nature of carbon halogen bond in the previous lecture. Now today we are going to learn about the nucleophilic substitution reaction, their mechanism and their stoichiochemistry aspect. So let's start the nucleophilic substitution reaction. So basically start करने से पहले कुछ बातों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होते क्या है, किसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो एक छोटा सा झलक देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो कि मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट में क्या हो सकते हैं, रिएक्टेंट में हमारा एक रिएजेंट हो सकता है और दूसरा सबस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। तो एक में क्या हो सकता है, substrate and the reagent, ठीक है। तो अब इसमें ये जो मेरा सबस्ट्रेट्स है, ठीक है, तो ये इसमें सबस्ट्रेट है और ये जो मेरा रिएजेंट है, तो ये जो इसमें सबस्ट्रेट है, तो ये जो सबस्ट्रेट जो मेरा जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट में हम लोग देखते क्या है, सबस्ट्रेट में एक्चुअली होता क्या है कि रिएजेंट अटैक, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके देखिए, एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल सबस्ट्रेट का क्या हो सकता है, ये मेरा एग्जांपल है जो कि सबस्ट्रेट है। और जनरल एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो कि अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और ये जो मेरा रिएजेंट होते हैं ना, ये रिएजेंट सिंपली एक अटैकिंग स्पीसीज होता है, यानी कि ये अटैकिंग स्पीसीज होते हैं, अटैक करेंगे तो ये रिएक्शन इसी के कारण होंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जिसका एग्जांपल में हो सकता है ये मेरा एग्जांपल है जो कि एक रिएजेंट की तरह से ट्रीट करता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन में हम लोग ये चीज को देखते हैं कि जनरलाइज्ड टर्म है, ये केमिकल रिएक्शन में ये चीज होते हैं, एक जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये में जो रिएक्टेंट में क्या होता है, सबस्ट्रेट होते हैं, दूसरा रिएजेंट भी हो सकते हैं। सबस्ट्रेट किसे कहेंगे कि ये एक स्पीसीज होते हैं जिस पर रिएजेंट आके अटैक करते हैं। दूसरा जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो अटैकिंग ग्रुप होते हैं, अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। एग्जांपल मेरा ये है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, गॉट इट। तो अब ये तो सिंपल सा केमिकल रिएक्शन के बारे में है, ठीक। तो केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग 4 तरह के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, 4 तरह के पढ़ते हैं जनरली, जिसमें से पहला मेरा है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। दूसरा मेरा है एडिशन रिएक्शन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और चौथा है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सभी रिएक्शन हम लोग जनरली ये 4 रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखा जाता है कि ये चारों रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होते हैं, यानी कि कौन से रिएक्शन पहले सबसे फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो मोड में होगा, कौन सा सबसे फास्ट होगा, तो ये जो है सबसे फास्ट मेरा ऐसे आता है। यानी कि यदि इसको अरेंज करें, यदि इन चारों रिएक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे एसिड बेस रिएक्शन इज मोर फास्टर देन एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन एलिमिनेशन रिएक्शन।
गॉट इट। तो अब हम लोग को इसमें देखना क्या है, हम लोग इसमें पढ़ना हम लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? तो सिंपल वे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम क्या कह सकते हैं इसको, यदि इसका हम कुछ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन it is the replacement of one atom by another। ठीक है, सिंपल सा टर्म है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्या, जस्ट कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर, यानी कि ये एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को ये रिप्लेस करता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो इस आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ इसको कवर करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, है ना। तो इसके ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मेनली पहला एट सैचुरेटेड कार्बन पे होगा। ठीक है, और दूसरा हो सकता है एट कार्बोनिल कार्बन। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन एंड सेकेंड इज एट द कार्बोनिल कार्बन, यानी कि ये 2 तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं कि मतलब इस जगह पे ये मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। पहला मेरा होगा क्या, सैचुरेटेड कार्बन पे, और दूसरा मेरा होगा क्या, कार्बोनिल कार्बन पे, है ना। तो कार्बोनिल कार्बन हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर है, लेकिन इसमें हम लोग आज के टॉपिक में सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द सैचुरेटेड कार्बन एटम, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, ये है ये ना। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द सैचुरेटेड कार्बन एटम में हम लोग अलग अलग तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख सकते हैं। पहला SN1 रिएक्शन, दूसरा SN2 रिएक्शन, तीसरा SNI रिएक्शन, और हम लोग देख सकते हैं चौथा NGP। इसके बाद बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम लोग को इसमें इतना कवर नहीं करना है। मेनली हम लोग को इसमें 2 पे फोकस करना है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, कि ये मेरा जो है रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़ चुके हैं, सिंपल सा कि इन हेलो अल्केन द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम विच इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
than carbon atom. Consequently, the carbon halogen bond is polar in nature, है ना। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मेरा ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड है। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो कि मेरा पोलर बॉन्ड है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं इसके बारे में कि इसका नेचर कैसा होता है ना। तो ये जो मेरा पॉजिटिव सेंटर है, ये जो मेरा पॉजिटिव सेंटर है, इसी पॉजिटिव सेंटर में सारा काम इसी पॉजिटिव सेंटर में होगा। मतलब कि जितने भी रिएक्शंस होंगे इसी पॉजिटिव सेंटर पे होंगे। मींस ये जो पॉजिटिव सेंटर है, मींस कह सकते हैं इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस पॉजिटिव सेंटर। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा वो इसी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा वो देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें होता क्या है, अब इसमें होगा क्या, एक एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि इसमें आगे होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि मेरा जो हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपके इस पर अटैक करता है इसके कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पे, है ना। और उस अल्काइल हैलाइड के साथ जो मेरा हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है वह एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है ना। तो कैसे क्या होता है वो देखेंगे। जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जनरल एग्जांपल लेते हैं आर, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल। सो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ये ठीक है, ये मेरा क्या है, सबस्ट्रेट है ना। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा प्रोडक्ट है, और ये मेरा हैलाइड ग्रुप जो कि मेरा लिविंग ग्रुप है। ये मेरा क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये एक मेरा जनरल एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। तो सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सपोज CH3 CH2I प्लस OHL। अब क्या होगा कि ये मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन मेरा पॉजिटिव सेंटर है, ये आके इस पर अटैक करेगा और ये मेरा बॉन्ड टूटेगा, यानी कि ये लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा। और ये मेरा यहाँ से OH प्लस I माइनस के बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो मेरा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ये इनिशिएट हो रहा है ना। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब भी आएगा तभी ये रिएक्शन मेरा प्रोसीड करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू जो ये जो रिएक्शन होता है, इसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग दो टर्म देखे नया। पहला क्या टर्म देखे, न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या देखे हम लोग, लिविंग ग्रुप। अब ये दोनों है क्या चीज, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम, ये इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। ये सभी पढ़ते हैं इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो चलिए बारी बारी देखते हैं कि ये मेरा पहला न्यूक्लियोफाइल क्या है, सेकंड मेरा लिविंग ग्रुप क्या है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल से कि न्यूक्लियोफाइल है क्या, है। तो न्यूक्लियोफाइल है क्या, न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज अ रिएजेंट दैट सीक्स द पॉजिटिव सेंटर। न्यूक्लियोफाइल इज it is a reagent that seeks
पॉजिटिव सेंटर, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटर की ओर काफी अट्रैक्ट होता है, यानी कि इसको पॉजिटिव सेंटर काफी पसंद है। ठीक है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ रिएजेंट दैट सीक्स अ पॉजिटिव सेंटर, है ना। तो और इसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं न्यूक्लियोफाइल के, जिसमें से पहला है मेरा क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं मतलब कि इस पर एक या तो ये नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज हो सकता है, या फिर इस पर एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सेकेंड क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, है ना। न्यूक्लियस लविंग होते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग पता है कि ये जो है न्यूक्लियस में न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव सेंटर होता है, और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, ये पॉजिटिव सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको कह सकते हैं क्या कि न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इट इज क्या, न्यूक्लियो लविंग स्पीसीज। नेक्स्ट थर्ड में क्या हो सकता है कि ये क्या करता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो जिसके कारण इसको हम क्या कह सकते हैं, लेविस बेस भी कह सकते हैं। एक्ट एज अ लेविस बेस, न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ लेविस। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं कि अटैक्स एट इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट सेंटर, यानी कि ये वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे ये अटैक करेगा, कौन, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो अब ये तो रह गया मेरा इसका, ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ये क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स, यानी न्यूक्लियोफाइल के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल में देखते हैं क्या है, तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन दो तरह के होते हैं, पहला नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक, और दूसरा क्या होता है, ये मेरा न्यूट्रल स्पीसीज होता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, कोई नेगेटिवली चार्ज, दूसरा न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज में हम लोग क्या देखेंगे, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, RO माइनस, HO माइनस, SH माइनस, CN माइनस, ये सभी क्या है मेरे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल स्पीसीज में क्या देख सकते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज में भी हो सकते हैं क्या, पहला मल्टीपल बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल, मल्टीपल बॉन्ड वाले में जैसे मेरा अल्कीन, बेंजीन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो सकता है मेरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक में मेरा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा गिलमान रिएजेंट, है ना। और थर्ड पॉइंट में मेरा आता है लोन पेयर, जिसपे एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, है ना। एटलीस्ट वन लोन पेयर किसमें हो सकता है, वाटर में, क्योंकि वाटर में मेरा ये दो लोन पेयर होते हैं, है ना। उसके बाद में क्या सकता है एमीन में, एमीन में भी मेरा एटलीस्ट वन लोन पेयर होते हैं। तो ये सभी मेरे हो गए क्या, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल देख लें कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये एक रिएजेंट है ना, ये क्या है, रिएजेंट है, ये एक रिएजेंट है जो कि पॉजिटिव सेंटर को सीक करता है, जो कि पॉजिटिव सेंटर के अट्रैक्ट होता है ना। और इस पर एक एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तो रहा मेरा न्यूक्लियोफाइल के बारे में।
तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल में, है ना। तो अब न्यूक्लियोफाइल में देखते क्या है, जैसे सपोज यदि आप एक एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें एक एग्जांपल ये हो सकता है कि ये मेरा वाटर और ये OH माइनस, तो अब इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें हम लोग, यहाँ पे OH और SH माइनस। अब ये दो मेरे एग्जाम्पल है। अब इसमें उनको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा, ये कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। तो अब देखते हैं इन दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कौन हो सकता है, ये है ना। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सकता है, ये। इसके पीछे रीजन है ना। रीजन क्या है कि ये मेरा जो है चार्ज स्पीशीज है, ये क्या मेरा चार्ज स्पीशीज है। तो चार्ज स्पीशीज जो होते हैं वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये रिएक्शन फास्ट करेगा इसके रेस्पेक्ट में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। ओके, अब इसका बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेरा दोनों चार्ज स्पीशीज है। अब इसमें हम कैसे बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरा वीक न्यूक्लियोफाइल है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज देखेंगे, इसको समझने के लिए एक चीज देखते हैं। क्या देखते हैं है ना, कि हम लोगों को पता है कि ये जो मेरा ऑक्सीजन है ना, इसमें मेरा क्या है 2p ऑर्बिटल, ये मेरा क्या है सल्फर, इसमें मेरा क्या है 3p ऑर्बिटल। और हम लोग को ये पता है कि जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं है ना, इसकी एनर्जी 3p ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। तो जाहिर सी बात है ये 3p ऑर्बिटल के एलिमेंट है, तो इसकी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में अधिक है। तो जब इसकी एनर्जी अधिक होगी तो ये रिएक्शन फास्ट करेगा, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से सबस्ट्रेट के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अब इसमें हम बात किए क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के बारे में। क्योंकि हम लोग को पता है कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं। मतलब इसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो खाली होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, है ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, यानी कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है तो वो क्या करता है कि वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या देते हैं कि इसका जो इस वाले का जो न्यूक्लियोफाइल है, इसके एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में अधिक है। जब एनर्जी अधिक है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर सकता है, ठीक। तो जिसके चलते ये जो मेरा इसके रिस्पेक्ट में फास्ट रिएक्शन देता है। सिमिलरली एक केस और भी आता है, एक केस क्या आता है कि ये देखते हैं हम लोग हेलोजन के केस में देखते हैं, ठीक है, कि ये जो आयोडीन है वो सभी हेलोजन के रेस्पेक्ट में फास्ट रिएक्शन करता है, यानी कि फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसका भी रीजन सेम है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जैसे जैसे मेरा ये क्या वो जैसे हम लोग इसमें मेरा क्या होता है p ऑर्बिटल 5p ऑर्बिटल होते हैं, इसमें मेरा 4p ऑर्बिटल होते हैं, इसमें मेरा 3p और इसमें 2p, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी में क्या इधर से एनर्जी में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जानते हैं जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, है ना, रिएक्शन ये फास्ट करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी देगा रेस्पेक्ट टू दिस वन। ओके, तो ये था मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जो रिएजेंट है, कौन सा मेरा न्यूक्लियोफाइल है
वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, वो कौन कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, रिएक्शन देगा, कौन जल्दी रिएक्शन नहीं देगा, ये सब भी वो हम लोग पहचान सकते हैं इस तरह के कंसेप्ट को लगा करके, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें कि हम लोग किस तरह से कह रहे हैं कि एनर्जी इसकी हाई है, इसकी एनर्जी कम है। हम लोग कौन से बेसिस पे कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी हाई है, इसकी एनर्जी कम है। तो इसको छोटा सा पिक्चर के रूप में देखते हैं। तो पिक्चर में क्या देख रहे हैं हम लोग कि सपोज मान लेते हैं कि ये दो है, ठीक है, इस पे मेरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, है ना। ये मेरा क्या है, एक मान लीजिए ये मेरा CX बॉन्ड है। CX बॉन्ड में मेरा ये क्या है, बॉन्डिंग, ये मेरा सिग्मा बॉन्ड है इस पे, ठीक है। और ये मेरा CX का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होंगे, इस न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी इससे अधिक होगी, है ना। न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी क्या होगी, इससे अधिक होगी। एक न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी था जिससे कि एक तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे OH की, दूसरा SH की। चूंकि मेरा 2p ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम है ना। ये मेरा 2p ऑर्बिटल का है, ये मेरा 3p ऑर्बिटल का है ना। दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे हैं क्योंकि दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होगा वह एंटी बॉन्डिंग में डोनेट होगा और इसकी एनर्जी क्या है, यहाँ से बड़ी है, यानी कि SH की जो एनर्जी है वह OH के रिस्पेक्ट में अधिक है। अब देखिए होता है क्या, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आकर के यहाँ डोनेट होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आकर के यहाँ पे डोनेट होगा, है ना। तो अब इंटरेक्शन जो होगा ना, वो इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन जो होगा, इसका इंटरेक्शन गुड है, यानी कि इसका इंटरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में अच्छा है, इसका इंटरेक्शन क्या है, वीक है ना। तो एनर्जी अधिक होने के कारण क्या होता है कि इंटरेक्शन अच्छा होता है, और इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसके एंटी बॉन्डिंग में आसानी से डोनेट कर पाएगा और मेरा रिएक्शन आराम से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये था मेरा इसका एक एनर्जी के बेसिस पे हम लोग ये पता लगा लेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल कैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा इस पे। अब एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, ठीक। जैसे OH है, OPH है, O ऐसी है माइनस है, और मेरा ये OTS है, ठीक है। अब इन चारों में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, है ना। तो इसका जो ट्रेंड होगा ये ऐसा होगा, यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, देन दिस देन दिस देन दिस। क्यों? क्योंकि यदि इन सबों का यदि हम लोग एसिड के फॉर्म में देखें, ठीक है, इन सबों को यदि एसिड के फॉर्म में देखें तो क्या हो सकता है, सब में क्या करें हम लोग, एक प्रोटॉन ऐड करते चले जाएं, ऐसा। तो अब इसमें हम लोग को ये पता लगाना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वीक कंजुगेट बेस वाले जो ये जो मेरा एसिड है वो वीक एसिड है ना। वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करेगा, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, अब ये तो मेरा हो गया न्यूक्लियोफाइल के बारे में, है ना। कि न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करता है, यानी कि ये कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को सबस्ट्रेट के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करता है ना। अब रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे, रिएक्शन में हम लोग दो चीज और देखे थे, ठीक है। जो जनरल रिएक्शन लिए थे उसमें क्या देखे थे, एक ऐसा, तो
इसमें हम लोग एक क्या देखे, एक लिविंग ग्रुप को भी देखे थे। एक क्या देखे हम लोग, लिविंग ग्रुप को देखे। तो लिविंग ग्रुप अब है क्या, अब लिविंग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि लिविंग ग्रुप है क्या। तो लिविंग ग्रुप जो होते हैं ना, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं कि जैसे क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके एंटी बॉन्डिंग पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये जो हैलाइड है वो हैलाइड क्या करेगा, अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगा। ये अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल गया, ठीक है। तो जो बाहर निकला है ना, उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप, क्योंकि नाम से पता चल रहा है लीव कर रहा है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर चला गया। अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर चला गया, है ना। तो अब ये होता क्या है कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये लिविंग ग्रुप है या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम लोग बाहर निकाल दे, है ना। तो सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये भी पता है कि बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही अच्छे से होगा, ठीक। तो अब उनको ये पता लगाना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप जो है गुड लिविंग ग्रुप है। हम लोग हमेशा गुड लिविंग ग्रुप को देख के ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है। यदि लिविंग ग्रुप गुड होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कि लिविंग ग्रुप को हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है। देखें, तो सबसे पहले ये जो है लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, है ना। सबसे पहले कि ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, स्टेबल होना चाहिए, यानी कि ये लिविंग ग्रुप अपना जब इलेक्ट्रॉन लेके निकले तो ये एक स्टेबल फॉर्म में रहे, है ना। स्टेबल फॉर्म में रहेगा तो फिर ये आसानी से निकल पाएगा। यदि स्टेबल नहीं होगा तो ये निकलेगा नहीं, यानी कि रिएक्शन स्लो होगा, यानी कि रिएक्शन में भी नहीं भी हो सकता है। तो पहले क्या होना चाहिए कि स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि यदि ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला है ना, लिविंग ग्रुप यदि बाहर निकला है तो या तो ये कंजुगेशन में रहे, है ना, या तो ये कंजुगेशन में रहे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लेके निकला है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो इस इलेक्ट्रॉन को मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कुछ स्पेस भी चाहिए होगा, है ना। तो कंजुगेशन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करता है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डीलोकलाइज करता है, जिसके कारण ये जो लिविंग ग्रुप है मेरा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। यदि वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सिंपल सा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यदि वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर घूम सकेगा। यदि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होगा तो सिंपल सी बात है फिर स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए लोगों को देखना पड़ेगा कि जो लिविंग ग्रुप जो निकल के बाहर आ रहा है उस पर कंजुगेशन है या नहीं। यदि कंजुगेशन है तो अच्छी बात है, या फिर उस पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं। यदि वैकेंट ऑर्बिटल है तो अच्छी बात है, यानी कि लिविंग ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप के जैसा बिहेव यानी ट्रीट कर सकता है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि ये मेरा वीकली क्या होना चाहिए, वीकली बेस मॉलिक्यूल होना चाहिए, या फिर एनायन कह सकते हैं, यानी कि वीकली बेस मॉलिक्यूल होना चाहिए। मतलब कि जो ये लिविंग ग्रुप जो बाहर निकलेगा वो मेरा एक वीक बेस के जैसा बिहेव करे, एक वीक बेस के जैसा बिहेव करे। यदि ये वीक बेस के जैसा बिहेव करेगा तो मेरा लिविंग ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप होगा और मेरा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पता लगाना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप वीक लिविंग ग्रुप है, सॉरी कौन सा लिविंग ग्रुप मेरा गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि कौन सा लिविंग ग्रुप जो निकल के बाहर आ रहा है वो मेरा वीक बेस मॉलिक्यूल है, वीक बेस मॉलिक्यूल यानी वीक बेस एनायन है, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम कह रहे हैं ना वीक बेस है, तो यदि ये वीक बेस है जिसका जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो मेरा जो लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप के जैसे बिहेव कर सकता है। जैसे देखिए
यदि एक लिविंग ग्रुप के तौर पे लेते हैं, जैसे आयोडीन को लिया, ठीक है, दूसरा ले सकते हैं हम लोग ये, तीसरा ले सकते हैं वाटर, OH। अब हम लोग को इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इस सब में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मेरा क्या है बेस है, ठीक है, अब ये मेरा जो बेस है तो इसको हम लोग देखेंगे कि कौन बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें सब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड करके चले जाएंगे। जब एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे ना, तब हम लोग को पता चलेगा कि ये है क्या। देखिए अब ये मेरा क्या बन गया, एसिड बन गया, ठीक है। अब ये एसिड बन गया तो अब इन सभी हम ये फाइंड करेंगे कौन अच्छा एसिड है। जाहिर सी बात है ये अच्छा एसिड होगा, देन ये क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इसका साइज बड़ा है तो आसानी से ये लिविंग ग्रुप के जैसा काम करेगा। इसमें क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका जो बेस होगा, कंजुगेट बेस होगा, वो कंजुगेशन में रहेंगे, कंजुगेशन में रहेगा तो ये मेरा लिविंग ग्रुप आसानी से हो जाएगा। इसमें ये मेरा वाटर है, वाटर क्या है, इसके इन सभी को रिस्पेक्ट में कम एसिडिक है, कम एसिडिक की वजह से होने से इसका जो कंजुगेट बेस है वह मेरा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए, यानी कि हम पहले कह दिए हैं कि मेरा जो है कंजुगेट बेस वो वीकली कंजुगेट बेस होना चाहिए। तो इन सबों में ये मेरा क्या है, सबसे वीकली कंजुगेट बेस है, ठीक है। तो ये मेरा एक अच्छा लिविंग ग्रुप के जैसा बिहेव कर सकते हैं, एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा क्या सारा लिविंग ग्रुप के बारे में कि लिविंग ग्रुप है क्या। इसके पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल के बारे में, फिर हम लोग क्या देखे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक। तो ये सिंपल सा एक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट थे, है ना। अब इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कि SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, ठीक है। ये SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर जो है इन रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, ठीक है। फिर फाइनली हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, यानी कि स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में देखेंगे कि इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, यानी कि सारा चीज अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। जो बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये तो जस्ट फंडामेंटल था। अब इस सभी फंडामेंटल को क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।